अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर बरकत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह करीम, लाखों करोड़ों रहमतें फरमा मोहम्मद और उनकी आल और उनके असहाब पर। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बच्चों, और वो लेक्चर है जी क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 13। और आज हमने जो टॉपिक है वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सीखा कि पानी हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की जानिब मूव करता है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर को मैंने पार्टीशन लगाई हुई है, पार्टीशन मैंने अंदर एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक तरफ मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेता हूँ। हाइपरटोनिक से मुराद जिसमें सोल्यूट की मोर कंसंट्रेशन थी, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सी थी? जिसमें इस सॉल्यूशन के मुकाबले में सोल्यूट कम था। सोल्यूट क्या था? कम था। तो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सामने वाले के मुकाबले में लेस होगी, वहाँ पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, और इधर इसके मुकाबले में पानी कम कंसंट्रेशन में होगा। तो हमेशा वाटर मूव करता था फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइपोटोनिक to the region of hypertonic solution, from selectively permeable membrane, from semi-permeable membrane, and that is called osmosis. That is called what? Osmosis. तो ये ज़रा कल वाला लेक्चर हमने रिकॉल किया है कि एक तरफ अगर मैं हाइपरटोनिक कंडीशन ले लूँ तो दूसरी तरफ हाइपो। याद रखें, पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा। ये मेरे बच्चों ने याद रखना है। पानी हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किधर मूव करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। हाइपर में वाटर कंसंट्रेशन लेस है, हाइपो में वाटर कंसंट्रेशन मोर है, तो हमेशा मोर कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा? बोलिए, लेसर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? पानी। और यहाँ अगर मैं सोल्यूट के ज़िम्मे में दे दूँ तो सोल्यूट के मुकाबले में मैं कहूँगा कि पानी हमेशा लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा? मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। मेरा बच्चा एनिमल सेल है? मेरे मुंह से निकला मेरा बच्चा एनिमल सेल है ना मेरा बेटा। एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल, ये रहा जी एनिमल सेल। एनिमल सेल के इर्द गिर्द कोई सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के इर्द गिर्द कोई सेल वॉल नहीं होती। डन। अगर मैं इस एनिमल सेल को एक ऐसे बीकर के अंदर रखूं, एक ऐसे बीकर के अंदर रखूं जिसमें मैं इसको आइसोटोनिक एनवायरनमेंट दे दूं। कौन सा एनवायरनमेंट बेटा? आइसोटोनिक। मतलब अंदर वाला जो सॉल्यूशन ए है और बाहर वाला जो सॉल्यूशन बी है। अच्छा, सॉल्यूशन बी और ए की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। सॉल्यूशन ए और बी की कंसंट्रेशन एक दूसरे की क्या है बेटा? इक्वल है। तो जब बाहर भी उतना सॉल्यूट जितना अंदर,
तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? आइसोटोनिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? आइसोटोनिक कंडीशन। तो इधर देखो जी, तो नंबर 1, एनिमल सेल सिचुएशन ए क्या है कि इफ अगर मैं प्लेस कर दूं एनिमल सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इफ प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, गॉट इट? तो मेरा बच्चा जितना पानी अंदर मूव होगा उतना ही पानी बाहर मूव होगा, जितना पानी अंदर मूव होगा उतना ही पानी बाहर मूव होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि आइसोटोनिक कंडीशन में दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हैं। तो जितनी ऑस्मोसिस अंदर को होगी उतनी ही ऑस्मोसिस अंदर से बाहर को होगी। तो ये थी सिचुएशन नंबर 1। और सेल का जो साइज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल ने जितनी जगह घेरी हुई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो मेरे बच्चों ने कहना है द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सेल का जो वॉल्यूम है इट रिमेन्स कांस्टेंट। सेल का जो वॉल्यूम है इट रिमेन्स कांस्टेंट। कोई पूछे क्यों? आपने कहना है जितना वाटर एंटर हो रहा है उतना ही वाटर मूव आउट हो रहा है। वाटर एंटरिंग इज इक्वल टू वाटर मूविंग आउट। याद रहे कि जब जब एनिमल सेल को आप आइसोटोनिक कंडीशन में डालोगे, जितना पानी अंदर मूव होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा, और सेल का साइज विल रिमेन कांस्टेंट। सेल का साइज विल रिमेन कांस्टेंट, सेल का वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं सेम। इजी मेरा बच्चा? और अब आई, ये थी सिचुएशन है आइसोटोनिक कंडीशन। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की जानिब। अब वो दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं, ये देखो सिचुएशन बी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दूं। अब अगर मैंने सॉल्यूशन कौन सा ले लिया बेटा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक भाई किसके मुकाबले में? हाइपो और हाइपर का मुकाबला होता ना, तो सेल के मुकाबले में, कि सेल का जो अगर बाहर वाला पुत्र हाइपो है तो अंदर वाला क्या होगा? हाइपरटोनिक। अब सेल की अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक है और बाहर जो पानी मैंने लिया है वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक ये होगा कि सॉल्यूट की लेस कंसंट्रेशन है और अंदर सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन है। तो मैंने क्या बताया था कि पानी हमेशा हाइपो से किधर ऑस्मोसिस करके जाएगा बेटा? हाइपर की जानिब। तो क्या होगा कि चारों तरफ से जो वाटर है, वाटर चारों तरफ से सेल के अंदर एंटर होगा। वाटर चारों तरफ से सेल के अंदर एंटर होगा। तवज्जो है बेटा? क्यों? क्योंकि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक, दैट इज फ्रॉम लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर ऑस्मोसिस कर गया और गुजरा भी किससे? गुजरा किससे जनाब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरा। किससे गुजरा मेरा बेटा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल के अंदर पानी जाता जाएगा। मेरे बच्चों, जब सेल के अंदर पानी जाता जाएगा, अगर मैं सेल भरता रहूँगा, पानी भरता रहूँगा, तो सेल बड़ा होता जाएगा। जब सेल बड़ा होता जाएगा तो बाहर वॉल तो है नहीं,
तो फिर बेटा पानी पी पी के ऐसे ही है जैसे आप किसी बैलून को टैप के साथ लगा दें और पानी खोल दें, तो जब पानी आता जाएगा बैलून फूलता जाएगा, एक लिमिट के बाद बैलून ने बर्स्ट कर देना। बैलून ने क्या कर देना बेटा? बर्स्ट कर जाना है, बैलून रप्चर हो जाएगा। तो फिर क्या होगी कि इसकी ये डायग्राम मैं बनाऊंगा कि जनाब थोड़ी देर बाद सेल क्या हो गया है, सेल फट गया है, सेल सारा फट गया है, सेल रप्चर हो गया है। सेल क्या हो गया बेटा? रप्चर। तवज्जो है। तो जब आप हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल सेल को रखोगे, उसमें पानी घुस घुस के एनिमल सेल को फाड़ देगा, एनिमल सेल को फाड़ देगा। एनी प्रॉब्लम हो? तो सिचुएशन बी है, इफ एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अभी मैंने अपने बच्चों को डायग्राम में सिखाया कि सेल में रप्चर लाइक ओवरफिल्ड बलून। तो मैंने अपने बच्चों को बैलून की एग्जांपल भी दी थी कि जब आप बैलून को टैप के साथ बांध दो, पानी छोड़ दो, पानी अंदर एंटर होता जाएगा, तो पता लगेगा वो पानी से फूल कर एक वक्त आएगा कि बैलून रप्चर हो जाएगा। बैलून क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? रप्चर। रीजन ये है कि वाटर एंटर्स इनटू द सेल, वाटर एंटर्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक कंडीशन। इजी मेरा बच्चा। तो पानी मूव कर गया, जब पानी अंदर ढेर सारा गया तो एनिमल सेल बेचारा फट गया, एनिमल सेल फट गया। एनी प्रॉब्लम हो? तो ये इस पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपेंस when animal cell is placed in hypotonic solution? What happens when animal cell is placed in hypotonic solution? डन हो गया बेटा। अगला आया जनाब सिचुएशन थर्ड सिचुएशन। तो ये मैं अब इसको मिटाने लगा हूं। तो जनाब थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ कि बच्चों लाइट चली गई है लेकिन बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है? चले मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूं। लो मेरे बच्चों, ये है क्या? बीकर। और इस दफा मैंने बाहर लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लो जी, ये वाला मैंने कर लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सल्यूट जो है वो मोर है और सेल का अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। क्या है मेरा बच्चा? हाइपोटोनिक। तो इसके अंदर सल्यूट लेस है। अब हमने क्या असूल सीखा था? हमने ये असूल सीखा हुआ है कि पानी हमेशा हाइपो से किधर चला जाएगा? हाइपर। तो बाहर वाला हाइपर है। तो मेरा बच्चा सेल के अंदर से पानी चारों तरफ से निकल कर हाइपो से हाइपर में चला जाएगा, हाइपो से पानी हाइपर में चला जाएगा, इसका पानी सारे का सारा निकल जाएगा। जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो सेल मेरा पुत्र श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। तो पहले अगर मैंने सेल का साइज इतना लिया था तो सेल पानी निकाल के बेचारे का सेल का साइज इतना सा रह जाएगा, सेल एकदम छोटा हो जाएगा, सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर क्या था? अंदर वो उसके हाइपोटोनिक थी, तो वो अंदर का पानी सारा हाइपो से किधर चला जाएगा बेटा? हाइपर में। तो जनाब सिचुएशन सी क्या है? इफ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल विल श्रिंक इन साइज, सेल साइज में श्रिंक हो जाएगा। कोई रीजन पूछे, व्हाट इज द रीजन? कहना जनाब सेल विल लूज वाटर, सेल अपना पानी सारे का सारा लूज कर देगा। तवज्जो है बेटा? अब पुत्र चूंकि इतने सारा डर और इतना सारा खौफ है एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल को ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर ले। एनिमल सेल्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कुछ ऐसे इंतज़ामात कर ले कि उसको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो वाकई सेल्स के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो फिर क्या होता है कि वो हाइपो में
हाइपो में ज़्यादा पानी अंदर एंटर नहीं होने देता और हाइपरटोनिक में ज़्यादा सारा पानी बाहर निकलने नहीं देता। मुबारक हो आपको, लाइट आ चुकी है, तवज्जो है मेरा बेटा। कहता है सो एनिमल सेल मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। लिहाजा एनिमल सेल के पास मुख्तलिफ तरीके लाजमी होने चाहिए ताकि वो रोक सके अपने अंदर एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर को और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को, वरना एनिमल सेल बर्बाद हो जाएगा। अब आइए हम छोटी सी एक समरी कर लें, और वो समरी ये है कि सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी को ज़रा आमने सामने डिस्कस कर लें। सिचुएशन ए ये थी कि मैंने बाहर और अंदर दोनों पानी आपस में क्या थे, आइसोटोनिक थे। तो मैंने कहा जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया? और द सेल वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन क्या थी? दूसरी सिचुएशन ये थी कि मैंने बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ले लिया था और सेल के अंदर मैंने हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ले लिया था। तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर में जाता है और थोड़ी देर बाद फुटुस की आवाज़ आई और पता लगा सेल रप्चर हो गया है, सेल फट गया है, सेल फट गया है। और ये सिर्फ एनिमल सेल की मेरा बेटा बात हो रही है। और लास्ट ये थी कि बाहर मैंने क्या ले लिया था, हाइपरटोनिक, और सोल्यूशन मैंने क्या ले लिया था, हाइपो। तो हाइपो का पानी जब बाहर निकला तो पता लगा कि इन दी एंड सेल का साइज एकदम श्रिंक हो गया है, सेल एकदम छोटा पड़ गया है, उसका सारा पानी अंदर से निकलकर किधर चला गया है बेटा, बाहर। एनिमल सेल हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल पर क्या फ़र्क पड़ता है इन्हीं तीनों सिचुएशंस का। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, आप एनिमल सेल वाला पैराग्राफ सारा रीडिंग कर लो। ठीक है, और नीचे से डायग्राम भी देख लो बुक में से। जनाब अली, लो मेरे बच्चों, क्या हुआ था एनिमल सेल के साथ? जब हमने एनिमल सेल को रख दिया था हाइपो में, तो एनिमल सेल के अंदर पानी दाखिल हुआ और एनिमल सेल बेचारा कमज़ोर था, बर्स्ट हो गया, एनिमल सेल फट गया, एनिमल सेल रप्चर हो गया। क्यों? बाहर मजबूत सेल वॉल नहीं थी। लेकिन मेरा बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में एक फ़र्क है, और वो ये फ़र्क है कि जो प्लांट का जो सेल है, प्लांट का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है, उसमें वैक्यूल है, और वैक्यूल से बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है। क्या है मेरा बच्चा? एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है। तो सेल वॉल की वजह से, किसकी वजह से मेरे बच्चे? सेल वॉल की वजह से प्लांट्स की वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स अलग हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल और प्लांट सेल में वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आइए जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट सेल्स अब हम करने लगे हैं। बुक पर हेडिंग लगा ले। लो जी, नोट बेटा, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सेल वॉल। तो मेरे बच्चा, सेल वॉल की वजह से प्लांट्स की वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स एनिमल सेल से डिफरेंट है। एनिमल सेल से क्या है मेरा बच्चा?
डिफरेंट हैं। ले जी, जो सिचुएशन मैं पहले इसकी डिस्कस करने लगा हूं वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसको रख दें, अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें। चलो भी, अब मैं बीकर तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं बाहर फ्लूइड बना रहा हूं, सेल के बाहर का फ्लूइड। सेल के बाहर के फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। डन। अब अगर वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हाइपोटोनिक है। क्या है मेरा बच्चा? हाइपोटोनिक है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड अगर मैं हाइपो ले रहा हूं तो सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर होगा जनाब हाइपर। सेल के अंदर क्या आएगा पुत्र? हाइपर। सेल के अंदर क्या होगा रे बाबा? हाइपर। डन। इफ प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लो जी मैंने प्लांट के सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू सी व्हाट हैपन। तो जनाब पॉइंट 1, मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। बहुत सारे प्लांट के जो सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। वो किस में रहते हैं मेरा बच्चा? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ज्यादातर प्लांट का सेल्स का जो माहौल है वो हाइपोटोनिक है। ज्यादातर प्लांट सेल्स का जो माहौल है वो हाइपोटोनिक है। हाइपो से की मुराद है भाई जी? तो पॉइंट नंबर 2, हाइपोटोनिक से मुराद के लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स देन इन द सेल। तो जी हाँ, जब एक चीज हाइपो है, जब एक चीज क्या है मेरा बेटा? हाइपो है, तो हाइपो से मुराद लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो पॉइंट नंबर 2 वही है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स होती हैं देन इन द सेल। तो मुझे बताओ फिर पानी कहां से कहां जाएगा? पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा। पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा। पानी हमेशा, बोलो बोलो, हाइपो से हाइपर जाएगा। तो पानी अब बाहर से किधर जाने लगा है? अंदर जाने लगा है। पॉइंट नंबर 3, सो वाटर मूव्स फर्स्ट इनसाइड द सेल एंड देन वाटर एंटर्स इनटू द वैक्यूल। देन एंटर्स इनटू द वैक्यूल। चलो जी, पहले पानी अंदर जाएगा, सेल वॉल क्रॉस करेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म से पानी किस में चला जाएगा? वैक्यूल में। तो ये क्या था? ये था वैक्यूल। क्या था मेरा बच्चा? वैक्यूल। तो जी हाँ, पानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से एंटर होगा किस में? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से किस में चला जाएगा? वैक्यूल में। सो वाटर मूव्स फर्स्ट इनसाइड द सेल देन इनटू द वैक्यूल। आगे भाई वैक्यूल इंक्रीज इन साइज। अब वैक्यूल पानी पी पी के बड़ा होता जाएगा। तो जनाब चलो आप फिर वैक्यूल को बड़ा कर देते हैं। ले जनाब, जब वैक्यूल साइज में बड़ा हो जाएगा तो वैक्यूल साइटोप्लाज्म को पुश करेगा पीछे की जानिब। वैक्यूल पुश करेगा साइटोप्लाज्म को कि चल पीछे हो, मैंने जगह के रहने दे, मैं पानी बहुता पीता है। तो वैक्यूल इंक्रीज इन साइज एंड वैक्यूल विल पुश साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली, बड़ी मजबूती से साइटोप्लाज्म को पीछे किया जाएगा, मजबूत फर्मली, सख्ती से, अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल। और अब साइटोप्लाज्म को पुश कर दिया जाएगा। ये न्यूक्लियस भी किसके नज़दीक आ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और वैक्यूल बड़े साइज का हो जाएगा। और वैक्यूल सारे साइटोप्लाज्म को सेल वॉल की तरफ पुश करेगा। मैंने जो बहुत ज़्यादा पानी पिया हो तो क्या होगा? मेरा पेट फूल जाएगा, और फूलने के बाद वो प्रेस करेगा कि किसी तरीके से मैं फटूं।
लेकिन मेरा पेट नहीं फटता, क्योंकि मेरे पेट के ऊपर जो है वो मसल्स हैं, वो मसल्स उसको फटने से रोकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा सेल वॉल थोड़ी बहुत तो एक्सपैंड होगी, क्योंकि बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल पर प्रेशर जब पड़ेगा तो सेल वॉल थोड़ी बहुत तो एक्सपैंड होगी, लेकिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, चूंकि सेल वॉल बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखो एनिमल सेल तो फट गया था, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं था, तो वो एनिमल सेल फट गया था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, भाई प्लांट सेल डोंट रप्चर, प्लांट सेल फटेगा नहीं, लेकिन प्लांट सेल विल बिकम सख्त, दैट इज रिजिड। प्लांट सेल एकदम सख्त हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? रिजिड, इंतहाई सख्त हो जाएगा। डन। प्लांट सेल क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। चलो जी दोबारा, अगर मैं प्लांट सेल को किस में रख दूं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, मतलब सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसमें लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है। डन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देन इन द सेल, सो वाटर मूव्स फर्स्ट इनसाइड द सेल देन इनटू द वैक्यूल, फिर वैक्यूल इंक्रीज इन साइज एंड देन साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द वॉल। साइटोप्लाज्म धक्का लगाएगा वॉल के अगेंस्ट, ठीक है जी, the interior of the cell wall, and the cell wall expands a little, लेकिन due to strong cell wall plant cell don't rupture and it becomes rigid. It becomes what? Rigid. तो मेरा बच्चा वैक्यूल के अंदर पानी, ये पानी जो प्रेशर लगा रहा है, ये पानी जो प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पर के पीछे हटो मैंने फटन दो, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, डिफाइन टर्गर प्रेशर। तो सुनिए, द आउटवर्ड प्रेशर, वो प्रेशर जो वैक्यूल लगा रहा है कि बाहर निकलो, खोलो सारा कुछ। द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है किससे? एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर, जो अंदर का पानी जो प्रेशर लगा रहा है। डन। दिस इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है बेटा? वैक्यूल के अंदर पानी जो प्रेशर लगा रहा है कि साइटोप्लाज्म पीछे हो, सेल वॉल पीछे हो, मुझे फटने दे, तो वो जो प्रेशर जो पानी लगा रहा है फटने के लिए कि मुझे फटने दो, लेकिन सेल वॉल उसको फटने नहीं देगी, वो जनाब उस प्रेशर को क्या बोलोगे? टर्गर प्रेशर। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? टर्गर। फिर ना कहना खबर ना हुई, टर्गर और टर्गर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्या मेरा बच्चा? शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, अच्छा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल डोंट रप्चर। तो सुनो, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन अ सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कौन करता है? exerted by the internal water is known as टर्गर प्रेशर and the phenomena is called टर्गर। ठीक है, तो ये थी सिचुएशन 1 if plant cell is placed in hypotonic condition। कौन सी कंडीशन? हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हम डिस्कस करने लगे हैं सिचुएशन 2 को, जनाबे आली। और अब आई सिचुएशन बी। अगर मैं प्लांट सेल को प्लेस कर दूं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में, क्या था आइसोटोनिक एनवायरनमेंट? चलो अब बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रख देते हैं। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड and this is plant cell with vacuole with cell wall। तो दोनों तरफ सेम कंडीशन है जी, तो आइसोटोनिक है। तो मेरा बच्चा जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर भी निकलेगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर भी निकल जाएगा। तो क्या होगा?
नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ, कोई पानी का अपटेक इतना इनफ नहीं है, इतना ज़बरदस्त पानी का अपटेक नहीं है जो सेल को टर्जिड कर सके, जो सेल को टर्जिड सेल क्या था, फूला हुआ, जो जोर लगा रहा हो कि वो पीछे उड़ जाओ, वो वॉल्स पर जोर लगा, उस सेल को क्या बोलते हैं, टर्जिड। तो टर्जिड वो सेल है, जब मैंने तुन के खाना खाया हुआ तो मैं टर्जिड हो जाता हूँ। तो जो है मेरा बच्चा, तो पता ये लगा कि टर्जिड करने के लिए जो पानी की मिकदार चाहिए इट इज़ नॉट इनफ, जिसकी वजह से सेल कहलाएगा फ्लैसिड। फ्लैसिड किसे कहते हैं पुत्र, नरम सा। टर्जिड की ये कंडीशन है तो फ्लैसिड की ये कंडीशन हो जाएगी, तो नरम। गॉट इट। तो बच्चों अगेन सुन लो, इफ प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन net uptake of water is not enough to make the cell turgid and the cell is flaccid. The cell is what? Flaccid. क्लियर हो गया, क्योंकि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है। आइसोटोनिक की ये पहचान है। तो ये थी सिचुएशन बी, और अब हम बात करेंगे सिचुएशन सी की। जनाब आली, अब आई सिचुएशन सी। अगर मैं प्लांट सेल को प्लेस कर दूं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, चलो जी, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज हाइपर एंड दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। क्या मेरा बच्चा, सेल वॉल। तो अब अंदर क्या हालात है रे बाबा, अंदर है हाइपो, तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा, पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा। तो जनाब वाटर सारा निकल कर बाहर आ जाएगा। जब सारे का सारा पानी बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो प्लांट सेल अपना साइज में बिल्कुल छोटा हो गया है, साइज में बिल्कुल छोटा हो गया और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। बेटा सेल के अंदर से पानी बाहर आने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या मेरा बच्चा, प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलिसिस कह लो या प्लाज्मोलिसिस कह लो, एक ही बात है। तो पुत्र प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। तो इफ प्लांट सेल is kept in hypertonic environment, plant cell will lose water and cytoplasm shrinks. The shrinking of the cytoplasm is called plasmolysis. क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे सिर्फ इतनी सी चीज लिख देते हैं डेफिनेशन में कि shrinking of the cytoplasm is called plasmolysis. No babies, no, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है किसकी, प्लाज्मोलिसिस की। कि आप यहाँ से चलो शुरू हो जाओ कि इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट देन प्लांट सेल विल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स shrinking of the cytoplasm is called plasmolysis. तो जनाब जब प्लांट सेल को हाइपो में रखा गया तो हाइपो का पानी बाहर से अंदर आता गया और प्लांट सेल फूलता गया और प्लांट सेल हो गया टर्जिड। जब प्लांट सेल को आइसोटोनिक कंडीशन में रखा तो पानी अंदर उतना नहीं ठहर सका कि उसको टर्जिड कर दे, तो प्लांट सेल हो गया फ्लैसिड। प्लांट सेल क्या हो गया, फ्लैसिड। और जब प्लांट सेल को किस में रखा गया, हाइपरटोनिक में, तो उसने अपना सारा पानी लूज कर दिया और वो बेचारा श्रिंक हो गया। एंड श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। आज का हमारा लेक्चर इधर फिनिश हुआ। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो, ढेर सारी खुशियां नसीब हों आप सबको, और आपकी वजह से आपके माँ बाप को ढेर सारी खुशियां नसीब हों और उनका सर फख्र से हमेशा बुलंद रहे आपकी वजह से। ओके बच्चों, इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़।